हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इकाई एक की, और इकाई एक जीव जगत में विविधता की। और उसमें हम एक चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं, वो है अध्याय वन जीव जगत। तो अभी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। सबसे पहले इकाई एक जीव जगत की विविधता है, इसके जो पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जीव जगत में विविधता में हम जो अध्याय पढ़ने वाले, 4 अध्याय पढ़ने वाले हैं। ये 4 अध्याय में अध्याय 1 है जीव जगत, अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण, अध्याय 3 और 4 में जो है जो जगत होते हैं उनको डिटेल में पढ़ना है। मतलब अध्याय 3 में वनस्पति जगत और अध्याय 4 में प्राणी जगत को स्टडी करते हैं इकाई 1 में। तो इकाई 1 का नाम जो है वो क्या है? जीव जगत में विविधता। और इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं जीव विज्ञान शब्द को समझते हैं। जीव विज्ञान, ठीक है, इसमें हम करते क्या है, इसमें क्या स्टडी करते हैं? तो इसमें जीवों की जो रचना होती है, जीवों की रचना, जैसे कि मनुष्य में देखते हैं 2 हाथ 2 पैर, उनकी जो आकार आकृति होती है, उनकी आंतरिक रचना होती है, आंतरिक जो अंग होते हैं, ठीक है, उनकी संरचना का अध्ययन करते हैं। और प्लस दूसरी चीज़ इसमें क्या स्टडी करते हैं, दूसरी चीज़ स्टडी करते हैं, इनमें होने वाले प्रक्रम, उनमें होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान में हम करते क्या है? हम जीवों की रचना और उनमें होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और प्रक्रियाओं के उदाहरण कैसे? प्रक्रियाओं के उदाहरण होते हैं जैसे सांस लेना, पाचन करना और चलना। पाचन मतलब खाना पचाने की प्रक्रिया। ये सब प्रक्रियाएं जो होती है ना, उसका अध्ययन प्लस जीवों की रचना का अध्ययन हम जीव विज्ञान में करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे। अ, आगे एक पॉइंट है कि ये जो शब्द होता है जीव जगत में विविधता, जीव जगत का अर्थ क्या है, विविधता का अर्थ क्या है? जीव जगत मतलब जगत, एक स्थान, स्थान जहाँ पे जीव रहते हैं। उदाहरण हमारी पृथ्वी जहाँ पे जीव रहते हैं, ठीक है, तो ये एक जीव जगत का एक अर्थ निकलता है। और विविधता का अर्थ क्या है? विविधता का अर्थ है प्रकार। मतलब जीव जगत में रहने वाले जीवों के प्रकार। कुछ जीव पानी के भीतर रहते हैं, कुछ पानी के बाहर ज़मीन पे रहते हैं, कुछ दोनों जगह ज़मीन पर, स्थल पे और पानी दोनों पर रहते हैं, और कुछ हवा में उड़ने वाले अलग जीव हमें दिखते हैं। तो इस तरह जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं। जीवों के इन प्रकार को हम बोलते हैं विविधता। तो और पूरी तरह से अब जब शब्दों को मिलाते हैं तो वो कहते हैं जीव जगत में विविधता। और हम शुरुआती वर्गीकरण की जब बात करते हैं तो शुरू में जो लोगों ने वर्गीकरण किया है वो उसमें क्या है, सीमित प्रगति ही कर पाए। सीमित प्रगति मतलब उसको सीमित ढंग से ही वर्गीकृत कर पाए हैं। और और ये जो सीमित प्रगति है, इसके अलावा जो वर्गीकरण है उसमें मानव का वर्णन भी शामिल था। ठीक है, मानव को भी शुरुआत में वर्गीकृत करने की कोशिश की गई। और ये जो वर्गीकरण था शुरू में सिर्फ समानता के आधार पर किया गया। ठीक है, समान गुण दिखे और जीवों को एक वर्ग में डाल दिया गया। ठीक है, तो इस तरह समानता के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया शुरुआत में। और इसमें अगले पॉइंट देखते हैं जीव जगत में विविधता के। तो जब हम बोलते हैं कि आदि मानव जो है आदि मानव विभेद कर लेता था, किस किस के बीच में विभेद कर लेता था? सजीव के बीच में और निर्जीव के बीच में विभेद कर लेता था। सजीव में क्या क्या, जैसे जंतु या जानवर और वनस्पति, ये सजीव है, उसके बीच में विभेद कर लेता था। और निर्जीवों को भी पहचान लेता था आदि मानव। निर्जीव को जैसे समुद्र, पानी, आग, हवा, ये सब निर्जीव है। तो आदि मानव आसानी से सजीव और निर्जीव के मध्य विभेद कर लेता था। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। तो जो आदि मानव है, निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन कर लेता था, उसमें भय की भावना आती थी निरीक्षण करने पर। जैसे कि उदाहरण, बादल के गरजने से, बिजली चमकने से वो भयभीत हो जाता था। इसके अलावा वो मान लो उदाहरण, एक शेर को शिकार करते देख लेता है और पहचान लेता है कि ये शेर एक खतरनाक जीव है। तो इस तरह से वह भय की भावना और निरीक्षण से जीवों निर्जीवों को पहचान लेता है। और इसके बाद हम बात करते हैं आगे की चीज़ों में। तो वर्गीकरण शब्द जो होता है वो, उसमें हम जीवों को नामकरण करते हैं और उनको समूह में बांटते हैं। ठीक है, ये 2 प्रक्रियाएं करते हैं वर्गीकरण में। और जब हम आगे और अगला पॉइंट देखते हैं तो जीव जगत में विविधता में हम बात करते हैं। तो जीव इसमें क्या होता है कि जो प्राचीन जीव होते हैं, जो विलुप्त हो चुके जो जीव है और जो विलुप्त होने की कगार पे है, प्लस जो अभी के जीव है, तो इन दोनों के मध्य कुछ संबंध होता है। तो इस संबंध को अध्ययन करना होता है।
और इस संबंध के अध्ययन के लिए क्या होता है, जीवों को संरक्षित रखा जाना ज़रूरी है। और इस संरक्षण के लिए सांस्कृतिक आंदोलन किए जाते हैं। और ये सांस्कृतिक आंदोलन इसलिए किया जाता है ताकि हम जीवों को समझ सकें, जीवों को समझा जा सके और उनके बीच जो संबंध है उसको समझा जा सके। तो इस तरह से जीवों को संरक्षित किया जाता है। इसके बाद ये हमने शुरुआती पॉइंट देख लिए एक जीव जगत में विविधता के। उसके बाद हम अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पार्ट जब हम देखते हैं तो इसमें हम एक साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे और इन साइंटिस्ट का नाम है एर्नेस्ट मेयर। एर्नेस्ट मेयर के बारे में स्टडी करते हैं। तो एर्नेस्ट मेयर, इनका जीवन काल 1904 से 2004 तक का रहा और इनका जन्म जो हुआ वो 5 जुलाई 1904 में हुआ और कैम्पटन या जर्मनी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, कैम्पटन में जर्मनी में। ठीक है, और अगला पॉइंट, एर्नेस्ट मेयर ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विद्यालय के विकासपरक जीव वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1953 में कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की। और इसके अलावा एक और पॉइंट है, 1975 में 1975 में अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरेटस की पदवी के साथ इन्होंने अवकाश प्राप्त किया। इसके बाद अर्नेस्ट मेयर के बारे में एक और पॉइंट है कि ये अब तक के 100 महान वैज्ञानिक में से एक थे, टॉप 100 साइंटिस्ट में से एक थे। ठीक है, और इसके बाद इनके जो 80 साल का कार्यकाल था तो उन्होंने उसमें रिसर्च की, अनुसंधान किया। किस किस विषय में? पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्गीकी, जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन, इन सभी विषयों पर इनका अनुसंधान केंद्रित था 80 साल के कार्यकाल में। और इनका एक और पॉइंट है इनके बारे में, विकासी जीव विज्ञान में इन्होंने एक प्रश्न भी किया, एक प्रश्न खड़ा किया जो था जाति विविधता की उत्पत्ति के बारे में। और अर्नेस्ट मेयर के बारे में और अगला पॉइंट है कि इन्होंने एक परिभाषा भी दी, किस चीज़ की? जाति वर्गीकी की परिभाषा दी। और एक और ख़ास बात है, इन्हें अर्नेस्ट मेयर जी को 3 पुरस्कार मिले जिसे जीव विज्ञान के 3 ताज कहा जाता है। ये 3 पुरस्कार कौन कौन से हुए? ये 3 पुरस्कार है 1983 में बाल जॉन प्राइज़, फिर 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज़ और उसके बाद तीसरा प्राइज़ जो उन्हें मिला 1999 में मिला फूड प्राइज़। तो ये 3 प्राइज़ मिले इन्हें जिसे जीव विज्ञान के 3 ताज कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। 2004 में 100 वर्ष की आयु में ये स्वर्गवासी हो गए। तो इस तरह से हमने एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। उसके बाद हम पेज 3 आगे वाले पेज के बारे में स्टडी करते हैं। तो पेज 3 में हम अध्याय को स्टार्ट करेंगे, पहले अध्याय को स्टार्ट करेंगे और इस अध्याय का नाम है जीव जगत और इसे एक ही बार में पूरा कंप्लीट करते हैं। तो जीव जगत अध्याय 1 जीव जगत के बारे में जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें 2 भागों में से पढ़ना होता है। पहला तो जीव जगत में विविधता के बारे में हम स्टडी करेंगे, दूसरा वर्गीकी संवर्ग के बारे में। इन 2 भागों में इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं ताकि हम इस चैप्टर को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है कि जब जीव जगत शब्द का अर्थ हम जान चुके हैं। ठीक है, जीव जिनमें जैविक क्रिया होती है और स्थान जहाँ पे ये जीव पाए जाते हैं। तो जीव जगत का उदाहरण हमने देखा, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जहाँ पे सभी प्रकार के जीव रहते हैं और इतने सारे प्रकार के जीव रहते हैं जो हमको आश्चर्यचकित करते हैं। इसके अलावा हम अगला पॉइंट देखते हैं कि अध्याय 1 में जो जीव होता है वो हमें असाधारण वास स्थानों पे दिखता है। अलग अलग प्रकार की एक्सट्रीम कंडीशन में जीव हमें देखने को मिलता है, जैसे कि ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवणीय मीठा जलीय झीलों में और मरुस्थल में, गर्म झरनों में हमें जीव देखने को मिलते हैं। इस तरह से अलग अलग परिस्थितियों में जब जीव हमें देखने को मिलते हैं तो ये चीज़ हमें आश्चर्यचकित करती है। न सिर्फ उनके प्रकार बल्कि उनके रहने की जगह भी हमें आश्चर्यचकित करती है। उसके बाद हम देखते हैं उदाहरण
में आएगी ये जो सर पर दौड़ते हुए घोड़े, प्रवासी पक्षी, घाटियों में खिलते हुए फूल और आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता, ये सब हमें आश्चर्यचकित करते हैं। इतने तरह के हमें जीव देखने को मिलते हैं। अध्याय एक जीव जगत में अगला पॉइंट देखते हैं कि जब हम जीव की बात करते हैं तो जीव होता क्या है? जीव में होता क्या है? इसमें एक छोटी-सी इकाई होती है जीवों में, सभी जीवों में छोटी-सी इकाई देखने को मिलती है जिसे कहते हैं क्या? कोशिका। कोशिका जीवन की इकाई है और कोशिका में होता क्या है? उसमें आणविक गतिविधि होती है, प्रोसेसेस चलती है, ठीक है? तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं जीवन है क्या? जीवन एक छोटी इकाई से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं कोशिका और उस कोशिकाओं में क्या होती है? प्रोसेसेस होती है, आणविक गतिविधि होती है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जीव जगत में विविधता के बारे में बात करते हैं, जो पहला पार्ट है, ठीक है? तो पृथ्वी पे हम जानते हैं अलग-अलग जीव रहते हैं, ठीक है? अब सपोज़ हम एक उदाहरण देखते हैं, एक हम गमले को देखते हैं, गमले में उगने वाले पौधे को देखते हैं, तो वो एक अलग प्रकार का जीव है, पौधा अलग प्रकार का जीव, उस पे लगने वाले छोटे-छोटे कीट अलग प्रकार का जीव और उसके आस-पास घूमने वाले पक्षी अलग प्रकार का जीव, हमारे घर के आस-पास पालतू जीव अलग प्रकार के जीव और कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जिन्हें आँखों से नहीं देख सकते, तो उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। बहुत ही छोटे लेवल पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें बहुत बड़ी श्रृंखला देखने को मिलती है जीवों की। वहाँ पे भी अलग-अलग प्रकार के बहुत सारे जीव देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, अध्याय एक जीव जगत की। जब हम बात करते हैं सघन वन की तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में हमें जीव देखने को मिलते हैं और न सिर्फ संख्या में उनके कई प्रकार, कई किस्में देखने को मिलती है। और अब बात करते हैं जीव जगत के एक पॉइंट के बारे में। जीव जगत जो जो इंडिविजुअल जीव है, एक-एक जीव है और प्लस जीवों का जो समूह है वो कठिन परिस्थिति की में या कठिन एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करते हैं। तो इस तरह से हमने अध्याय एक जीव जगत के बहुत सारे पॉइंट्स देखे। उसके बाद हम आगे के पेज पे बढ़ते हैं, पेज 4 पे बढ़ते हैं और पेज 4, ठीक है? यहाँ पे हम जीव जगत में विविधता को और विस्तृत में डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर का पहला भाग है, जो अध्याय का पहला भाग है उसको और विस्तृत में देखते हैं। तो जीव जगत में विविधता के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जीव जिसमें पौधे और जंतु आते हैं, ठीक है? हर पौधा, हर जंतु एक जाति या एक स्पीशीज़ को प्रदर्शित करता है, एक स्पीशीज़ का प्रतीक होता है। और अगला पॉइंट देखते हैं कि जो जाति हम बोल रहे हैं, ये इनकी संख्या ज्ञात और वर्णित जातियों की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जैविक विविधता। मतलब जीवों की संख्या, उनके प्रकार की इस विभिन्नता को जैविक विविधता कहते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो जैसे-जैसे हम नए और पुराने क्षेत्र, पुराने एरिया देखते हैं, उनकी खोज करते हैं, तो नए-नए जीवों का पता लगता रहता है। ठीक है? मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, जीवों के प्रकारों के बारे में पता नहीं है। उसके बाद जीव जगत में विविधता में हम अगला पॉइंट देखते हैं। जब हम जीव को देखते हैं तो जो अलग-अलग देश होते हैं उसमें अलग-अलग स्थान होते हैं, अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग नाम होते हैं। इस तरह से हर जीव का अलग स्थान पे अलग-अलग नाम होता है। तो उससे एक भ्रमकारी स्थिति पैदा होती है क्योंकि एक ही जीव के बहुत सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या हुआ कि फिर मानक नाम की ज़रूरत हुई। एक ही नाम विश्व भर में रहे ताकि जीव के नाम से कोई भ्रम ना हो। तो इसमें क्या हुआ कि उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। मतलब एक मानक नाम रखते हैं तो उसी नाम से जीव सारे विश्व में जाना जाता है। तो मानक नाम रखने की प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाम पद्धति कहते हैं, ठीक है। और ये नाम किस आधार पे रखा जाता है? जीवों के वर्णन के आधार पर, उनकी पहचान के आधार पर जीवों का नाम रखा जाता है। और अब हम बात करते हैं कि अगला पॉइंट देखते हैं। तो जीव जगत में विविधता जो होती है, अब इस अध्ययन को सरल करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक नाम दिया और पौधों के लिए जो कुछ गाइडलाइन, कुछ नियम बनाए जो कि आईसीबीएन के अंतर्गत है। मतलब आईसीबीएन के अनुसार पौधों के नाम रखे जाते हैं और आईसीबीएन को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसी तरह से जो प्राणी या जानवर होते हैं उनके लिए भी
हुँ, एक मानक कसौटी, एक नियम फ़ॉलो किया जाता है और वो है आईसीज़ेडएन। आईसीज़ेडएन के तहत प्राणियों या जानवरों का नामकरण किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक नाम की गारंटी क्या है? इससे क्या होगा, प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहेगा और वैज्ञानिक ये भी ध्यान रखते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे जीव का ना हो। और अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है जीव जगत में विविधता में इस नामकरण के आधार पर ये वो है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति में क्या होता है, 2 घटक होते हैं नाम के, 2 घटक होते हैं। कौन-कौन से? पहला वंश नाम, दूसरा जाति संकेत पद। ये 2 घटक के आधार पर जीवों का नाम रखा जाता है और इस प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने दिया और ये जो कि एक वैज्ञानिक है, इन्होंने ये नाम पद्धति दी। और जैसे इसको, इस नाम पद्धति को हम एक उदाहरण से द्वारा समझते हैं। उदाहरण आम। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो पहले वाला शब्द है वो वंश नाम को दिखाता है, दूसरा वाला शब्द है वो स्पीशीज़ या जाति संकेत पद को दिखाता है। तो इस तरह से ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ वैज्ञानिक नाम रहता है और इन वैज्ञानिक नाम की जो द्विपद नाम पद्धति है, इसके भी नियम होते हैं। तो ये नियम देखते हैं। पहला नियम है कि इनको लैटिन भाषा में लिखा जाता है और तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है? और अगर किसी दूसरी भाषा में भी अगर जीव का नाम है तो उसको लैटिनीकृत किया जाता है। ये पहला नियम है कि जीव का नाम लैटिन भाषा में होना चाहिए द्विपद नाम पद्धति का। और दूसरा नियम है कि पहला शब्द वंश नाम रहेगा और दूसरा शब्द जाति संकेत पद रहेगा, जो कि हमने आम के उदाहरण में देखा। तो इस तरह से हमने 2 नियम भी पढ़ लिए द्विनम पद्धति के, द्विपद नाम पद्धति के। ठीक है? तो इस तरह से हमने जीव जगत में विविधता के पॉइंट्स देखे। अब हम आगे के पढ़ेंगे, आगे आगे के नियम पढ़ेंगे। पेज 5 की बात करते हैं। जीव जगत में विविधता में हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले जो बचे हुए नियम हैं वो कवर करते हैं। जीव जगत में विविधता पढ़ रहे हैं, इसमें द्विपद नाम पद्धति में नियम पढ़ते हैं आगे के। नियम 3। ठीक है? अब क्या हुआ कि हमने 2 शब्दों से मिला नाम तो रखा है। उसके बाद जो उसका तीसरा नियम जो हमें पता होना चाहिए कि जो जब हम नाम लिखते हैं द्विपद नाम पद्धति के अनुसार, तो जो नाम लिखते हैं वो अंडरलाइन करके लिखते हैं। ये अंडरलाइन किया हुआ है ना, ऐसा। मैंजीफेरा अंडरलाइन, इंडिका अंडरलाइन। और जब या तो हम लिखेंगे तो अंडरलाइन करके लिखेंगे, अथवा जब छपाई में लिखते हैं तो ये तिरछा लिखते हैं। तो ये इस तरह से ये तीसरा नियम होता है। और ये चीज़ जो अंडरलाइन करना या छपाई में तिरछा होना, ऐसा ऐसा क्यों करते हैं, ताकि ये दिखा सके कि नाम का लैटिनीकरण किया गया है। उसके बाद एक और नियम है, चौथा नियम। चौथा नियम ये है कि जैसे जिसे उदाहरण द्वारा समझते हैं, जैसे मैंजीफेरा, आम के उदाहरण से मैंजीफेरा इंडिका लिखा है। अब इसमें जो पहला अक्षर रहेगा वो बड़ा रहेगा या कैपिटल रहेगा, किसका? वंश का। और जो जाति है उसका पहला अक्षर छोटा रहेगा। ठीक है? तो ये चौथा नियम है। और जब हम लिखेंगे मैंजीफेरा इंडिका तो उसमें एम कैपिटल रहेगा और जो जाति का है पहला अक्षर जो नाम का जीनस से जो स्टार्ट होगा या वंश से जो स्टार्ट होगा वो कैपिटल रहेगा, जैसे मैंजीफेरा में दिख रहा है। और जो जाति का जो पहला वर्ड रहेगा वो स्मॉल में रहेगा या छोटा अक्षर रहेगा। तो इस तरह से ये चौथा नियम होता है। और चौथे नियम में एक चीज़ और एडिशनल है कि इसमें इसको उदाहरण से देखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका लिन। अब ये लिन यहाँ पे क्यों दिया गया है? तो वो ये है कि यहाँ पे इस स्पीशीज़ का वर्णन लीनियस ने किया। तो वैज्ञानिक का नाम भी ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये चौथे नियम में और ऐड किया गया है। ठीक है? तो इस तरह से 4 नियम होते हैं द्विनाम पद्धति के और वैज्ञानिक का नाम ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, जो कि दिखाता है कि इस पर्टिकुलर वैज्ञानिक ने इस स्पीशीज़ का वर्णन किया है। उसके बाद हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं। आगे के पॉइंट, जीव जगत विविधता में सभी जीवों का जो अध्ययन होता है वो लगभग असंभव है, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे मिलियंस में जीव है। ठीक है?
और इसलिए एक युक्ति की आवश्यकता है जो इसे संभव कर पाए। और इसके लिए जो प्रक्रिया या युक्ति अपनाई जाती है उसको बोलते हैं वर्गीकरण। और वर्गीकरण में दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्गों में जीवों को वर्गीकृत करते हैं। और ये जो वर्ग होते हैं इनको एक वैज्ञानिक शब्द दिया जाता है और उसे कहा जाता है टैक्सा। तो टैक्सा में जीवों को वर्गीकृत करते हैं। और इस तरह से जब जीवों को वर्ग में अध्ययन करते हैं तो हमें मदद मिलती है। हम जीवों का अध्ययन वर्ग में करते हैं और वर्गीकरण इस प्रोसेस को संभव बना देता है बहुत से जीवों के अध्ययन को, क्योंकि अब हम ग्रुप में जीवों का अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद जीव जगत विविधता में हम और बात करते हैं। तो ये इसमें हम जानते हैं कि सुविधाजनक वर्ग में या टैक्सा में जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कुत्ता, इसमें कई सारी जाति आती है कुत्ते की और कई प्रकार आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण देखते हैं एल्सेशियन, या जिसको जर्मन शेफर्ड कहा जाता है। इसके अलावा अन्य जातियाँ भी होती है कुत्ते की, ठीक है। डॉग्स में अन्य स्पीशीज़ भी होती है। तो ये जो प्रत्येक जाति होती है एक स्तर को या टैक्सा को दिखाती है। अब सारे के सारे जो डॉग्स है, सारे के सारे जो कुत्ते होंगे वो स्तनधारी अ, स्तर या टैक्सा या ग्रुप में आते हैं, ठीक है। और जो कि एक बड़ा समूह है, बड़ा ग्रुप है। और ये बड़ा ग्रुप एक और बड़े स्तर में आता है जिसे कहते हैं प्राणी जगत, ठीक है। जो एक और बड़ा स्तर या टैक्सा है। तो इस तरह से जीवों को वर्ग में रखा गया है। और इसके बाद हम देखते हैं बिल्ली, इसकी भी कई स्पीशीज़ होगी, कई जातियाँ होगी। और स्तनधारी की बात करते हैं तो इसमें बाह्य कान, शरीर पर बाल वाले जीव आएँगे। गेहूँ की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी किस्में होएगी। चावल की बात करेंगे, बहुत सारी किस्में हैं। पौधे कई प्रकार के, जंतु कई प्रकार के, कीट कई प्रकार के। तो हर जीव में जब हम बात करते हैं उदाहरण, तो उसमें कई जाति आती है हर जीव की। और हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि आधुनिक वर्गीकरण के गुणों का आधार क्या है। तो जब भी आप आधुनिक या मॉडर्न क्लासिफिकेशन या आधुनिक वर्गीकरण करते हैं तो वो किन गुणों के आधार पर करते हैं? जीवों के प्रकार के आधार पर, जीवों की रचना के आधार पर, जीवों और उनकी कोशिका की रचना के आधार पर, और उनके विकासीय प्रक्रम के आधार पर। इसके अलावा जीवों की पारिस्थितिक सूचनाओं के आधार पर जीवों का आधुनिक वर्गीकरण किया जाता है। और वर्गीकरण के अध्ययन की जो शाखा होती है या वर्गीकरण का जो विज्ञान होता है उसके लिए शब्द क्या देते हैं? वर्गीकी। वर्गीकरण का विज्ञान क्या है? उसको क्या कहते हैं? तो वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी में क्या करते हैं? जीवों का विशेषीकरण, के कुछ विशेष गुण हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, जीवों को पहचानते हैं और जीवों को वर्गीकृत करते हैं या वर्गीकरण करते हैं वर्गीकी शाखा में। और इसके अलावा जीवों के नाम पद्धति से नामकरण करते हैं। ये सब वर्गीकी के अंतर्गत आता है। वर्गीकरण भी वर्गीकी के अंतर्गत आता है, जो कि वर्गीकरण विज्ञान की शाखा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, आदि मानव के बारे में बात करते हैं। जो शुरू में जब आदि मानव थे वो किस तरह से वर्गीकरण करते थे? वो आदि मानव जो है अपने भोजन के आधार पर, कपड़े के आधार पर और आश्रय के आधार पर, मतलब अपने उपयोग के आधार पर शुरुआती वर्गीकरण किया गया जीवों का आदि मानव द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जीव जगत विविधता में कुछ और पॉइंट्स देखे। पेज नंबर 5 के बाद हम आगे के पेज की ओर बढ़ते हैं, पेज नंबर 6। तो पेज नंबर 6 में हम देखते हैं जीव जगत में विविधता के कुछ और पॉइंट्स। तो जीव जगत में विविधता के कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। तो मानव जो होता है ना, हमेशा जानने की कोशिश करता है अलग अलग जीवों के बारे में, विभिन्न जीव के बारे में, और ये जानने की कोशिश करता है कि उनमें विविधता क्या है और उनमें संबंध क्या है। विविधता सहित संबंध का अध्ययन करने की कोशिश करता है। और जीवों की विविधता और उनके संबंध के बीच अध्ययन के लिए जो शाखा है उसको कहते हैं सिस्टेमेटिक्स या वर्गीकरण पद्धति, जिसमें जीवों के संबंध और उनकी विविधता का अध्ययन किया जाता है। और ये जो शब्द आया है सिस्टमैटिक्स, वो लैटिन शब्द से आया है जिसका नाम है सिस्टेमा, और इसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। और लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल भी क्या रखा? सिस्टेमा नेचर रखा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। जीव जगत में विविधता में जब हम बोलते हैं वर्गीकरण पद्धति, तो वर्गीकरण पद्धति में हम क्या क्या करते हैं? हम जीवों को पहचानते हैं, उनका नामकरण करते हैं नाम पद्धति के द्वारा, और उनका वर्गीकृत करते हैं या वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण पद्धति में क्या क्या करते हैं? पहचानना, नाम पद्धति और वर्गीकरण करना या वर्गीकृत करना, ये सब चीज़ें वर्गीकरण पद्धति में आती है। इसके अलावा एक और चीज़ आती है, वो है जीवों का विकासीय संबंध के आधार पर
अध्ययन करना, जीवों का वर्गीकरण पद्धति में जीवों का विकासीय संबंध को भी महत्व देते हैं। और उसके बाद बात करते हैं वर्गीकी संवर्ग की। वर्गीकी संवर्ग जो कि चैप्टर का दूसरा भाग है। तो वर्गीकी संवर्ग में हम क्या करते हैं, हम वर्गीकरण के बारे में पहले देखते हैं कि किस तरह से वर्गीकरण से वर्गीकी संवर्ग जुड़ा हुआ है। तो जब हम बोलते हैं वर्गीकरण करना, तो वर्गीकरण कैसी प्रोसेस है? ये एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, मतलब सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। ये मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है, मतलब यह पदानुक्रम सोपान है। पदानुक्रम सोपान मतलब इसमें मल्टीपल स्टेप होते हैं, जैसे कि स्टेप 1 2 3 4, या बोल सकते हैं इसमें मल्टीपल वर्ग होते हैं, वर्ग 1 2 3 4, या मल्टीपल समवर्ग होते हैं 1 2 3 4। ऐसे मल्टीपल स्टेप या वर्ग या समवर्ग होते हैं। ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है वर्गीकरण। और या फिर एक और शब्द जाता है, इनमें मल्टीपल पद होते हैं या मल्टीपल टैक्सॉन होते हैं। इस तरह का होता है वर्गीकरण। अब इसको एक कीट के उदाहरण से भी देखते हैं। जब कीट के बारे में बात करते हैं तो कीट एक वर्ग है, ठीक है। इनमें समान गुण क्या होता है कीटों में? 3 जोड़ी संधिपाद या टांगे होती है, ठीक है। जो कि एक स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है, ठीक है। मतलब इनमें तीन जोड़ी संधिपाद होते हैं या टांगे होती है, इस वजह से वो कीट वर्ग में रखा गया है इन्हें। कीट वर्ग का एक अलग ही समूह है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हाँ, जब उन्होंने देखा कि ये स्टेप वर्ग या संवर्ग होते हैं या टैक्सोन या पद होते हैं, इस तरह की व्यवस्था को वर्गीकीय व्यवस्था कहते हैं। और ये सब वर्गीकीय संवर्ग आते हैं इसमें, जो अलग अलग ग्रुप होते हैं ना, उनको वर्गीकीय संवर्ग नाम से भी कहा जाता है। और जब ये एक स्टेप में, एक सिस्टमेटिक वे में स्टेप बनाते हैं तो इन्हें वर्गीकीय पदानुक्रम कहते हैं, ठीक है। एक क्रम में लगे हुए रहते हैं। और इसको अब हम स्पेसिफिक नाम से पढ़ते हैं कि ये क्या क्रम, क्या संवर्ग होते हैं, तो वो देखते हैं। तो सामान्य संवर्ग दिए गए हैं जो इस तरह से हैं, ठीक है। जो एक हर एक समूह दिख रहा है यहाँ पे, हर एक समूह का नाम दिया गया है। तो जैसे कि पहला है जगत या किंगडम, ठीक है। उसके बाद है संघ या फाइलम। लेकिन पौधों में यही दूसरा जो ग्रुप होता है उसको भाग कहा जाता है, ठीक है। पौधों के लिए भाग कहा जाता है, तो इसलिए दोनों को 2 नंबर दिया गया। तीसरे नंबर पे वर्ग या क्लास आता है। फिर चौथे नंबर पे जो संवर्ग आएगा गण या ऑर्डर आता है। पाँचवें नंबर पे जो संवर्ग आएगा कुल या फैमिली आता है। छठे नंबर पे जो संवर्ग आएगा वंश या जीनस आता है। और सातवें नंबर पे जो संवर्ग आएगा जाति या स्पीशीज़ कहते हैं उसको, जाति या फिर स्पीशीज़। और जब हम देखते हैं पौधों और प्राणियों में जो स्पीशीज़ जो होते हैं ना, सबसे निचले स्थान पे होते हैं। और इस तरह से हमने वर्गीकीय संवर्ग के बारे में स्टडी किया। और आगे बहुत और भी पॉइंट है वर्गीकीय संवर्ग में, उसको अगले पेज में देखते हैं। पेज 7 में हम वर्गीकीय संवर्ग की डिटेल में और जाते हैं। वर्गीकीय संवर्ग को और अच्छे से स्टडी करते हैं। तो वर्गीकीय संवर्ग में जब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो निचले स्तर से बात करते हैं, निचला जो वर्गीकीय संवर्ग हमने देखा था स्पीशीज़ या जाति। अब ये जाति एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम स्पीशीज़ या जाति के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसमें हमको क्या दिखता है, इसमें हमको क्या दिखता है? इसमें एक समूह या वर्ग दिखता है, एक ग्रुप दिखता है। और उन ग्रुप में मौलिक समानता होती है। और ये जो ग्रुप होते हैं एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, ये समय पर संबंधित ग्रुप से या समय पर संबंधित स्पीशीज़ से कैसे अलग होते हैं? तो आकारिकी विभिन्नता के आधार पर अलग होते हैं। और इसके उदाहरण देख लेते हैं। वर्गीकीय संवर्ग में जब हम स्पीशीज़ की बात करते हैं तो इसके उदाहरण हैं आम, ठीक है, आलू और शेर। ये तीनों अलग अलग स्पीशीज़ है। और तीनों के वैज्ञानिक नाम जो द्विपद नाम पद्धति है उसके अकॉर्डिंग देखें तो आम का नाम है मेंजीफेरा इंडिका, आलू का है सोलेनम ट्यूबरोसम और शेर का है पैंथेरा लियो। तो ये जो वैज्ञानिक नाम है द्विपद नाम पद्धति के अकॉर्डिंग, ये तीनों के वैज्ञानिक नाम हो गए। और इस वैज्ञानिक नाम के अकॉर्डिंग जो पहला पद होता है, जो पहला शब्द होता है, वर्ड होता है, वो वंश का नाम होता है। ये मेंजीफेरा वंश नाम, सोलेनम वंश नाम, पैंथेरा वंश नाम। और जो दूसरा शब्द होता है वो जाति संकेत पद, लियो जाति संकेत पद, ट्यूबरोसम जाति संकेत पद, इंडिका जाति संकेत पद। तो दूसरा शब्द जाति संकेत पद को प्रदर्शित करता है द्विपद नाम पद्धति के अनुसार। अब हम आगे की बात करते हैं कि हमने देखा जाति और वंश को पहचान लिया वैज्ञानिक नाम में।
वंश नाम जो आगे वाला है, जाति संकेत पद जो पीछे वाला शब्द है। अब जब हम देखते हैं कि जो वंश नाम है जैसे पैंथेरा, पैंथेरा में पैंथेरा लियो जो स्पीशीज़ आ रही है वो तो आएगी, ठीक है? लेकिन इसके अलावा इसमें इसी वंश में सेम पैंथेरा वंश में पैंथेरा टिग्रिस भी आएगा, ठीक है? तो हम जब बोलते हैं कि एक ही वंश में 2 स्पीशीज़ आ रही है, तो इसमें जब 2 स्पीशीज़ होती है तो उनमें क्या गुण समान होते हैं? इनमें आकारिकी गुण समान होते हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम की, तो इसमें सोलेनम नाइग्रिम भी आता है और सोलेनम मेलनजेना भी आता है। तो ये सेम ही वंश में 2 स्पीशीज़ और दिख रही है हमें। तो इन तीनों में सोलेनम ट्यूबरोसम में, सोलेनम नाइग्रम में और सोलेनम मेलनजेना में आकारिकी गुण समान होंगे क्योंकि ये सब एक ही वंश, एक ही जीनस सोलेनम में आ रहे हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं आगे कुछ और पॉइंट की। जब हम बात करते हैं वर्गीकृत संवर्ग में कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, उसका वंश के नाम क्या होगा, उसका जाति संकेत पद क्या होगा, तो होमो वंश होता है मानव का और उसकी जाति होती है सैपियंस, ठीक है, मानव की। तो इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम हो जाता है होमो सैपियंस, जहाँ होमो प्रदर्शित करता है वंश नाम को और सैपियंस प्रदर्शित करता है स्पीशीज़ को। उसके बाद बात करते हैं वर्गीय संवर्ग में आगे के पॉइंट की। तो हम बात करते हैं अगले वर्ग की। जब हम स्पीशीज़ सबसे नीचे पढ़ा था उसके ऊपर जो वंश था, सॉरी उसके ऊपर जो ग्रुप या समूह था या टैक्सा था या संवर्ग था, वो अगला वर्गीय संवर्ग वो था वंश या जीनस, ठीक है। तो हम उस जो पदानुक्रम में नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो स्पीशीज़ या जाति के बाद हम अगला संवर्ग देखते हैं तो वो है वंश या जीनस। तो वंश जीनस की बात करें तो इसमें संबंधित स्पीशीज़ का वर्ग आता है, संबंधित स्पीशीज़ का वर्ग या समूह आता है, ठीक है। संबंधित स्पीशीज़ समीपस्थ संबंधित स्पीशीज़ का एक समूह इसमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं आलू, टमाटर, बैंगन, ये सब अलग-अलग स्पीशीज़ हैं। लेकिन ये सारी की सारी स्पीशीज़, सभी स्पीशीज़ सोलेनम वंश में आती है। इसी तरह से अगर हम जानवरों में या प्राणियों में बात करें तो पैंथेरा वंश जो होता है उसमें इसमें चीता, बाघ और शेर ये तीनों आते हैं। ये तीनों जीव एक ही वंश पैंथेरा में आते हैं, ठीक है? क्योंकि इनमें कुछ ये एक दूसरे से संबंधित है। और इसके बाद एक और ग्रुप जो रहता है जो पैंथेरा वंश से अलग होता है और उसका नाम है फेलिस वंश, और ये अलग होता है क्योंकि इसमें तो बिल्ली आती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने वर्गीय संवर्ग के बारे में अध्ययन किया और इसके बाद हम अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 7 को और डिटेल में देखते हैं। इसमें हम बात करेंगे वर्गीय संवर्ग के कुछ और पॉइंट्स की। वर्गीय संवर्ग इसमें जब हमने वंश तक देखा, अब हम बात करते हैं कुल की। कुल में क्या आते हैं? कुल में संबंधित वंश का समूह आता है और वंश स्पीशीज़ की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। और मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो जीवों के समान गुणों में कमी आती जाती है। और कुल जो होता है किस आधार पर एक कुल का एक समूह जो जिसमें कुल है, जिसे हम कुल बोल रहे हैं, किस आधार पे बनाते हैं? तो पौधों में कायिक तथा जनन गुण के आधार पर ये कुल बनाया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि बोल रहे हैं कि बहुत सारे वंश का समूह कुल में आता है। तो एक उदाहरण देखते हैं जैसे कि वंश सोलेनम, वंश पिटूनिया और वंश धतूरा। ये सब वंश जो होते हैं ना सोलेनेसी कुल में रखे गए हैं। तो इस तरह से हमने कुल का उदाहरण देखा। इसी तरह से हम जानवरों या प्राणियों की बात करें तो जो वंश पैंथेरा है, वंश फेलिस है। पैंथेरा में शेर, बाघ, चीता आता है, फेलिस में बिल्ली आती है। ये जो पैंथेरा वंश और फेलिस वंश है, इनको किस कुल में रखा गया है? इनको फेलिडी कुल में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हमने कुल के उदाहरण देखे और आगे की ओर बढ़ते हैं हम। तो जब हम बिल्ली या कुत्ते को देखते हैं तो इसमें कुछ समानता, कुछ विभिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। और बिल्ली के कुल का नाम है क्या? फेलिडी कुल। बिल्ली के कुल का नाम क्या है? फेलिडी कुल, फेलिडी कुल। और कुत्ते के कुल का नाम है कैनिडी कुल, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर वर्गीय संवर्ग में। अब हम अगला समूह, हम जाति से ऊपर गए वंश में, फिर वंश के बाद अगला समूह और ऊपर जाता है तो गण पर या ऑर्डर पे आते हैं। तो इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं समान गुणों में कमी आती रहेगी।
और वर्गीकी संवर्ग में क्योंकि बड़ा ग्रुप बढ़ते जा रहा है और समूह बढ़ते जा रहा है, ठीक है? जैसे-जैसे नीचे आता है बहुत स्पेसिफ़ाई रहता है, ऊपर रहता है वो ग्रुप की साइज़ बढ़ती है। तो अब हम बात कर रहे हैं अगले वर्गीकी संवर्ग की जिसको बोलते हैं गण या ऑर्डर, ठीक है? और गण, ऑर्डर और इसके ऊपर वाले जो वर्गीकी संवर्ग होते हैं उसकी बात करें तो इनमें क्या होता है लक्षणों का समूह के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पीशीज़ या वंश या कुल की तो इसमें समान लक्षणों के आधार पर जीवों को वर्गीकृत कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ये शब्द महत्वपूर्ण है। समूह के आधार पर गण या ऑर्डर में जीवों को वर्गीकृत करते हैं और यहाँ पे समान लक्षणों के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करते हैं स्पीशीज़ वंश में। तो हम बात करें गण की या जिसे कहते हैं ऑर्डर की, तो इसमें ये एक उच्चतर वर्ग है, बड़ा वर्ग है और इसमें कुलों का समूह आता है और कुछ लक्षण एक समान होते हैं। कुछ लक्षण एक समान होते हैं किसमें? ऑर्डर या गण में। और इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। मतलब यही कहने वाली बात है जैसे-जैसे हम ग्रुप में ऊपर बढ़ रहे हैं तो एक जैसे लक्षण कम होते रहते हैं, ठीक है? वंश और जाति की अपेक्षा इसमें जो एक जैसे लक्षण होंगे वो कम होंगे, ठीक है? हम गण में और आगे पॉइंट को देखते हैं तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है? गण या ऑर्डर का उदाहरण। तो जब हम उदाहरण की बात करते हैं तो पादप कुल जो होता है ऑफ कोर्स जो कुल होंगे वो गण के अंदर रहेंगे, ठीक है? बहुत सारे कुल जो है समान गुण के आधार पर उन्हें गण में रखा गया है। तो हम गण का उदाहरण देख रहे हैं। तो जो सोलन जो एक कुल है कॉर्नवॉलियसी कुल और सोलेनेसी कुल, इसको किस गण में रखा गया है? इनको रखा गया है पॉलीसोनियलस गण में, ठीक है? और इसके बाद एक और उदाहरण हम देखेंगे। हाँ, लेकिन ये जो इसी उदाहरण में बात करते हैं पॉलीसोनियलस गण जो है इसको किस आधार पर बनाया गया है? तो पुष्पी लक्षण के आधार पर बनाया गया। पुष्पी लक्षण के आधार पर इसमें कॉर्नवॉलियसी कुल और सोलेनेसी कुल को रखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे गण या ऑर्डर में, तो इसमें अन्य उदाहरण क्या देखें? तो जो जैसे फैलिडी कुल है, कैनिडी कुल है, ठीक है? इनको किस गण में रखा गया है? फैलिडी मतलब वो बिल्ली वाला कुल जो है और कैनिडी कुल मतलब जो कुत्ते वाला कुल है। तो ये दोनों कुल को किस गण में रखा गया? तो कॉर्निवोरा गण में रखा गया है, ठीक है? ये एक और उदाहरण हमने देख लिया। इस तरह से हमने वर्गीकी संवर्ग के बारे में स्टडी किया और उसके बाद हम आगे के पेज पे जाते हैं। पेज 7 की बात जाते हैं हम पेज 7 का कुछ पार्ट और 8 पेज 7 8 दोनों को देखते हैं डीप में। और वर्गीकी संवर्ग की आगे के जो संवर्ग है उसको क्लियर करते हैं, ठीक है? तो वर्गीकी संवर्ग में एक पॉइंट है वर्ग या क्लास, ठीक है? जब हम गण के बाद और ऊपर जाते हैं तो एक और समूह देखने को मिलता है वर्ग या क्लास, ठीक है? इसमें संबंधित गण का समूह होता है, ठीक है? इसका उदाहरण क्या है? इसमें उदाहरण है बंदर, गौरिला, गिब्बॉन जो होते हैं वो किस गण में रखे गए हैं? प्राइमेटा गण में। इसके अलावा बाघ, बिल्ली, कुत्ता ये किस गण में रखे गए हैं? कॉर्निवोरा गण में। जो दो गण हमें देखने को मिल रहे हैं प्राइमेटा गण, ये प्राइमेटा गण और कॉर्निवोरा गण, ठीक है? ये किस वर्ग में रखे गए हैं? तो हम वर्ग की स्टडी कर रहे हैं तो वर्ग में गण का समूह आता है। तो ये रखे गए हैं मैमेलिया वर्ग में। ये दोनों कॉर्निवोरा, प्राइमेटा गण मैमेलिया वर्ग में रखे गए। इसके अलावा और भी दूसरे गण भी इसमें आते हैं, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं वर्गीकी संवर्ग में आगे के पॉइंट की। तो वर्गीकी संवर्ग में संघ या फाइलम की बात करते हैं। ये अगला वर्गीकी संवर्ग है, मतलब एक और बड़ा ग्रुप सामने आया है। और इस फाइलम में क्या रहेंगे? इस फाइलम में जो वर्ग रहते हैं ना उसका समूह रहता है। तो इसमें क्या क्या आएगा? वर्ग मछली, वर्ग उभयचर, वर्ग सरीसृप, वर्ग पक्षी और वर्ग स्तनधारी। मतलब वही मेमलिया वर्ग को स्तनधारी वर्ग कहते हैं। तो इतने सारे वर्ग को जब समूह में रखते हैं तो वो किस में रखते हैं? फाइलम में रखते हैं या संघ में रखते हैं। ये किस केस में? ये एनिमल की केस में, ठीक है? और किस गुण के आधार पर, ठीक है? प्लांट के केस में संघ का नाम बदल के दूसरा हो जाता है, इसको बोल देते हैं भाग या डिवीजन। लेकिन अभी हम जब बात करते हैं एनिमल की केस में सारे वर्ग को संघ या फाइलम में रखते हैं और वही प्लांट में भाग नाम दे देते हैं। अब हम ये जब संघ या फाइलम की बात करते हैं तो ये जो संघ या फाइलम की बात करते हैं तो सारे वर्ग मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी वर्ग ये सारे वर्ग है, इनको एक संघ में रखा गया है जिसको कहते हैं कॉर्डेटा। और किस लक्षण के आधार पर, किस गुण के आधार पर रखा गया है? वो है एक समान गुणों जैसे कि पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड
तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर इन सभी वर्ग को संघ कॉर्डेटा में रखा गया है। इसी तरह जब हम बात करते हैं पौधों के केस में, तो संघ की जगह क्या शब्द यूज़ करते हैं, भाग या डिवीजन। तो पौधों में जो सारे वर्ग जो होते हैं जिनमें कुछ एक समान गुण ही होते हैं, डिवीजन या भाग में रखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वर्गीकी संवर्ग में आगे के पॉइंट की। तो वर्गीकी संवर्ग में आगे के पॉइंट देखते हैं। वर्गीकी संवर्ग में आगे का पॉइंट है और वो सबसे बड़ा संवर्ग है, सबसे बड़े ग्रुप। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एक बड़े से बड़े ग्रुप आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ग्रुप हमारे सामने आ गया, जगत या किंगडम, ठीक है। अब ये जगत में अगर सारे एनिमल्स रखे गए हैं तो उसे जगत एनिमिलिया या जंतु जगत बोलते हैं, ठीक है। और अगर इन जगत में सारे प्लांट रखे गए तो उसे पादप जगत या प्लांटी जगत कहते हैं, या विभिन्न भाग, ठीक है, प्लांटी जगत कहते हैं, और जिसमें विभिन्न भाग या डिवीजन के पौधे होंगे, ठीक है। अब जब हम जंतु जगत के बारे में बात करते हैं तो या जगत एनिमिलिया के बारे में बात करते हैं तो विभिन्न संघों के सभी प्राणी इसमें आते हैं। और वहीं जब बात करते हैं पादप जगत की तो विभिन्न भाग शब्द का यूज़ किया होगा, ठीक है। विभिन्न भाग के सारे पौधे इसमें आते हैं। अब हमने जो जो भी संवर्ग पढ़े हैं उनको एक क्रम में देखते हैं, और चूँकि यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में हम सारे वर्गीकी संवर्ग को रखेंगे, उनका बढ़ते हुए क्रम में एक पद बनाएंगे, इसलिए इस शब्द को कहा गया है पदानुक्रम, ठीक है। आरोही क्रम में वर्गीकी संवर्ग का पदानुक्रम, ठीक है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं सारे संवर्ग को हम एक अरेंज करते हैं, जिसको हायरार्ची शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो उससे देखते हैं आरोही क्रम में वर्गीकी संवर्ग का पदानुक्रम देखते हैं, और सारे, या फिर बोल सकते हैं सारे संवर्ग को छोटे संवर्ग से बड़े संवर्ग की ओर स्टडी करते हैं। तो सबसे नीचे सबसे छोटा संवर्ग जो हमने स्टडी किया वो आता है जाति, फिर उसके बाद आता है वंश, फिर उसके ऊपर बड़ा संवर्ग आता है कुल या फैमिली, उसके ऊपर बड़ा संवर्ग आता है गण या ऑर्डर, उसके ऊपर बड़ा संवर्ग आता है वर्ग या क्लास, और उसके ऊपर जो बड़ा संवर्ग आता है संघ, या जिसको बोलते हैं फाइलम, या पेड़ पौधों में बोलते हैं भाग या डिवीजन, और उसके ऊपर सबसे बड़ा संवर्ग आता है जगत या किंगडम। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो जो ग्रुप है उसका साइज़ बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे ग्रुप का साइज़ बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और जीवों में सबसे ज़्यादा समान गुण नीचे मिलते हैं जाति में, और समान गुणों में कमी आती जाती है जैसे जैसे हम बड़े ग्रुप की ओर जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं हायरार्ची में, समान गुणों में कमी आती है, और इसका अर्थ ये है कि सबसे ज़्यादा समान गुण जाति में देखने को मिलेंगे। सबसे नीचे वाले लेवल पे, सबसे नीचे वाले संवर्ग में सबसे ज़्यादा समान गुण देखने को मिलेंगे, अर्थात जाति में सबसे ज़्यादा समान गुण देखने को मिलेंगे, और किंगडम में सबसे कम समान गुण देखने को मिलेंगे। इवन वैज्ञानिकों ने इन ये जो जितने भी संवर्ग हैं इनमें और सब डिवीजन भी कर दिए, इनको कई उप संवर्ग भी दिए गए हैं इनमें, ठीक है। तो इस तरह से हमने पेज 7 को स्टडी किया, जिसमें मेनली हमने वर्गीकी संवर्ग की पूरी हायरार्ची के बारे में स्टडी किया, या वर्गीकी संवर्ग का पदानुक्रम देखा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगले पेज की, पेज 8 को पढ़ते हैं। पेज 8 की बात करते हैं तो इसमें उदाहरण है, बेसिकली हमको सब उदाहरण देखना है। जो हम संवर्ग देख रहे हैं अलग अलग, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, भाग, किंगडम, ये सब जो उपसंवर्ग है इसमें हम उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मतलब उदाहरण देखेंगे और इनका वर्ग, संघ, गण, किंगडम क्या है उसे देखने की कोशिश। किंगडम तो देखते से हमें समझ में आएगा, जैसे कि हम देखेंगे मानव को तो ये एनिमल है, एनिमल किंगडम में आता है। घरेलू मक्खी भी एनिमल है, एनिमल किंगडम में आती है। प्लांट की बात करेंगे तो इसमें आम आएगा, ठीक है। मतलब इनका किंगडम प्लांट है आम का, और गेहूँ का भी किंगडम प्लांट है, तो देखते से समझ में आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनके संवर्ग की और इनके जैविक नाम जो हमें पता होना चाहिए वो हम आगे देखते हैं। तो जब हम मानव की बात करते हैं, इनका सामान्य नाम मानव है, लेकिन जैविक नाम देखें तो होमो सेपियंस है। इनका वंश होता है होमो, मानव का, और कुल होता है होमिनिडी, गण होता है प्राइमेट, वर्ग होता है मेमेलिया, संघ होता है कॉर्डेटा। अभी चूंकि ये एक संघ है मतलब एनिमल के लिए है, और भाग जो होता है प्लांट के लिए होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे घरेलू मक्खी की। तो इसका जो जैविक नाम है मस्का डोमेस्टिका, वंश है मस्का, कुल म्यूसिडी, गण डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा, संघ होगा क्योंकि एनिमल है आर्थ्रोपोडा,
संघ होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम जब बात करते हैं प्लांट वाले उदाहरण में आम की, तो इसमें जैविक नाम होगा मैंजीफेरा इंडिका और इसका वंश होगा मैंजीफेरा, और कुल होगा एनाकर डीएसी, और गण होगा सेपिनडेल्स, और इसके बाद वर्ग जो होगा आम का वो होगा डायकोटिलिडनी। और अब इस बार क्या है, प्लांट है हमारे पास, ठीक है। तो प्लांट का इसका जो भाग होगा आम का, वो संघ नाम नहीं देंगे, वो एनिमल में देते हैं। तो आम का जो भाग होगा या डिवीजन होगा वो होगा एंजियोस्पर्मी। इसके बाद बात करते हैं हम गेहूँ की। तो गेहूँ में जब बात करते हैं तो इसका नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम, जैविक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। अब हमको पता है पहला नाम जो होता है वो वंश नाम होता है, मतलब इसका वंश नाम हो गया ट्रिटिकम, ठीक है। और दूसरा नाम, ठीक है, पहला नाम ट्रिटिकम हो गया, वंश से वंश नाम को हम पहले शब्द से ही पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, और बाकी एस्टिवम उसकी स्पीशीज़ हो गई, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, कुल का नाम देखते हैं। तो गेहूँ का कुल का नाम होता है पोएसी, और इसका गण का नाम होता है पोएलस, और इसके बाद इसका संघ का नाम होता है गेहूँ का, वो क्या होता है, सॉरी संघ, हाँ संघ जो होगा वो एनिमल के लिए होगा, लेकिन हमारे पास गेहूँ है तो इसका भाग का नाम होगा मोनोकोटिलेडनी, सॉरी एक्चुअल में एक चीज़ छूटी है यहाँ पे, वर्ग, ठीक है। जो गेहूँ का वर्ग होगा वो होगा मोनोकोटिलिडनी, और जो गण है वो पोएलस है, ठीक है। इसके बाद हम जब बात करते हैं संघ और भाग में से, तो गेहूँ में भाग होगा, और वो भाग है उसका नाम है एंजियोस्पर्मी, ठीक है। इस तरह से हमने क्या देखा कि वर्गीय संवर्ग के उदाहरण देख लिए, और पूरे चैप्टर की जब हम समरी देखते हैं तो हमें वही शब्द वापस मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने वन शॉट में जीव जगत अध्याय को कंप्लीट किया, और इसके अलावा जो वर्गीय की जीव जगत की जो विविधता थी उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।